हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, मानव बस्तियां। ये सेकेंड भूगोल है जिनका नाम है भारत, लोक और व्यवस्था। इसके जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न है ना, इन सारे प्रश्न उत्तरों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो ज्यादा समय न लेकर के हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सुनिएगा। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, जब देखिएगा तो एक बार में ही समझ जाइएगा। कहता है भारत में कितने प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है, यानी कि भारत में जो ग्रामीण बस्तियां हैं ना, वो कितने प्रकार की है। अब तुम अलग अलग क्षेत्र में जाओ, वहां अलग अलग ग्रामीण बस्तियां तुम्हें नजर आएगी। तो उसको हमने कुल कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। एक केंद्रीय बस्तियां हैं, अर्धगुच्छित बस्तियां हैं और परिक्षिप्त बस्तियां हैं। ठीक है, कितनी बस्तियां हैं, 3। ऐसे तो पाठ्य पुस्तक में 4 प्रकार से दिया गया है, लेकिन उसको हमने निचोड़ करके कितना निकाला है, 3 निकाला है। इनमें मकान काफी सटे सटे, जो केंद्रीय बस्तियां होती है तो उसमें मकान ना काफी सटे सटे होते हैं, और 2 मकान के बीच की दूरी में एक तंग गलियां होती है, छोटी छोटी रास्ता होता है। जैसे आप खास करके जो शहर होती है ना, कस्बा, उस जगह पर जाओगे तो मैंने 2 घरों के बीच में ना बहुत कम दूरियां होती है। तो ऐसी जगहों को कहते हैं हम लोग केंद्रीय बस्तियां। क्या कहते हैं हम लोग, केंद्रीय बस्तियां कहते हैं। कोई दिक्कत। अगला है अर्धगुच्छित बस्तियां। इसमें एक केंद्र के चारों ओर छोटे आवास बसे होते हैं। मैंने अर्धगुच्छित में क्या होता है कि एक कोई मेन जगह होती है और उसके चारों ओर छोटे छोटे बस्तियां जो है बसी होती है, तो इसको कहते हैं हम लोग अर्धगुच्छित। जैसे मान लीजिए कोई इंपोर्टेंट जगह है, कोई सरकारी कोई कार्यालय है, कोई मंदिर मस्जिद है, तो उस जगह पर उसके आसपास में छोटे छोटे कस्बे अगर बस जाते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग अर्धगुच्छित। अगला है परिक्षिप्त बस्तियां। इनमें छोटे छोटे कस्बा होते हैं जो एक बड़े गांव में फैले होते हैं, यानी एक बड़ा गांव होता है और उसमें छोटे छोटे बस्तियां रहती है, तो उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, परिक्षिप्त बस्तियां। कोई दिक्कत। चलिए फिर समझते हैं। अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि भाई आप एक बात बताइए कि भारत में जो जितनी भी बस्तियां हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 3। केंद्रीय, कौन, अर्धगुच्छित और परिक्षिप्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता सुनना। विकास के महत्व पर प्रकाश डालिए। अब विकास का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो हमारे जीवन में विकास का बहुत महत्व है। अगर विकास का अगर ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं होती तो लोग इतनी विकास की ओर क्यों ध्यान देते। जैसे देखो, पहले हम लोग कोई यात्रा करते थे तो पैदल करते थे, लंबी समय लगती थी। अब ज्यादा समय लगता था, उतना देर में दूसरा काम होता, उतना हम लोग यात्रा में व्यतीत कर देते थे पैदल जाने में, तो उतनी तो समय बर्बाद होती थी ना। समय का उस समय महत्व नहीं था। तो हमने इसको सुधार के लिए हमने गाड़ियां ली। अब कहीं जाओ जल्दी आओ, ये क्या हमारी समय की बचत है। चलिए इसी तरह से मान लीजिए पहले कोई भी काम करते थे तो उसमें अधिकांश समय व्यतीत होता था, क्योंकि उस प्रकार का यंत्र नहीं था। लेकिन अब यंत्रीकरण हो गया है, तो ये सब हमारे जीवन को क्या बना दिया है, सुखमय बना दिया है। तो सुखमय अर्थात विकास, क्या, तो जीवन को सुखमय बनाने के लिए। ठीक है, विकास का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो जीवन को अधिक सुखमय बनाने के लिए। एक उदाहरण पेश करते हैं। पहले लोग रहते थे, जाड़ा का दिन जब आता था, समय आता था, तो बहुत कठिनाई से उसकी जिंदगी जिया करते थे, क्योंकि उसके पास उतने कपड़े नहीं हुआ करते थे, गर्म ठंड में किसी तरह से काम चलाते थे, क्या। लेकिन आज गौर करके देखो, इतने कपड़े हैं कि कड़ाके की ठंड को भी हम उस कपड़े से सहन कर सकते हैं। कोई ज्यादा हमें घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें हमारा जीवन क्या हो गया है, बहुत ही आसान हो गया, आरामफुल हो गया है। नहीं, तो इसी को कहते हैं हम लोग विकास का महत्व है। इन सारे यानी जीवन को सुखमय बनाने के लिए विकास का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे, सुनना क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव घर मानव के सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों की परिलक्षित करता है, व्याख्या कीजिए। देखिए एक घर जो है ना, वह मानव का सामाजिक जीवन को भी बतलाता है और सांस्कृतिक जीवन को भी बतलाता है। अब आपके क्वेश्चन समझने में से आपको कठिनाई हुई होगी कि क्वेश्चन हम नहीं समझ पाए। चलिए हम इसको समझाते हैं अपनी भाषा में, फिर समझ जाएंगे क्वेश्चन को।
एक घर को आप देख करके ना उस घर के लोगों की स्वभाव को आप पहचान सकते हैं। जैसे घर होती है, तो मानव तो ऐसी सामाजिक प्राणी है, वो हमेशा ये चाहता है कि हम एक समाज में मिल करके रहें। नहीं, तो जब भी घर बनाता है तो अपने समाज के आसपास में मिलजुल करके 10-20 घर के आसपास में ही घर बनाता है। दूर दराज में वह घर नहीं बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह सामाजिक प्राणी है, मिलजुल करके रहना पसंद करता है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा घर मकान हो जिसका, अगर मान लीजिए जमीन समाज के बीच में हो, अगर वह वहां घर नहीं बना करके अगर किसी सुनसान जगह में घर बनाता है, इसका मतलब है कि वह सामाजिक आदमी नहीं है। लेकिन अगर सुनसान में भी उसका जगह है और एक मोहल्ले में भी उसका है, तो वह अपने मोहल्ले में घर बना लेता है, वो समाज के बीच में बनाता है। इसका मतलब है कि वह सामाजिक प्राणी है, समाज के साथ मिलना चाहता है। ऐसे भी हम क्या होता है कि मानव एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ सुख दुख का साझा करते हैं। अर्थात मानव क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। तो घर को देख करके, घर की स्थिति को देख करके हम ये बता सकते हैं कि मानव किस प्रकार का है, उसका स्वभाव किस प्रकार का है, सामाजिक है या नहीं है। घर देखे, अगर मोहल्ला में है तो हम समझ जाएंगे क्या है, वो सामाजिक है। मोहल्ला से बाहर एकांत में है तो समझ जाएंगे कि स्वाभाविक नहीं है। चलिए, एक नंबर। अब चलते हैं दूसरा। घर की देख करके हम सांस्कृतिक बता सकते हैं कि ये धार्मिक स्वभाव का है, सांस्कृतिक स्वभाव का है कि नहीं है। अब देखिए, बहुत ऐसे नास्तिक लोग होते हैं, घर का दिशा किसी और तरफ बनाएंगे, घर का दरवाजा किसी और तरफ बनाएंगे, घर में तुलसी चौरा नहीं रहेगा, या अन्य प्रकार की जो होती है धार्मिक चीजें वो नहीं रहेगी। लेकिन जो सांस्कृतिक लोग होते हैं, वो देखिएगा घर बनाते समय ये ध्यान रखेंगे कि घर का दिशा हमें किधर देना है, घर का दरवाजा किधर देना है, घर का जो कुल देवता है उनकी जो कक्ष होगी वो कहाँ डालना है हमें, है ना। तो अब भारत में खास करके जो हिंदू समाज के लोग हैं, तो वो अक्सर जो है ना अपनी घर का जो कुल देवता का घर होता है वो अपने भंडार घर में डालता है, भंडार कोना जिसको कहते हैं हम लोग, यानी उत्तर और पश्चिम के कोण में उसको डालता है, ताकि जो है वहां पर कुल देवता का स्थान अच्छा माना जाता है। ठीक है ना। फिर आंगन में एक, या जा आंगन नहीं है तो छत हो, तो छत पर वो क्या करते हैं, एक मतलब तुलसी की स्थापना करते हैं। ये क्या है? उसकी संस्कृति को बतलाती है ना। तो घर को देख करके आप बता सकते हैं, अगर किसी घर के छत पर अगर कोई ध्वज लहरा रहा है तो समझ जाइए कि वह क्या है, सांस्कृतिक आदमी है। और जो नहीं है तो समझिए उसका मतलब इस तरह का, अगर कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रहा है, घर का दरवाजा अगर संस्कृति रूप से नहीं है, कुल देवता का कुछ इस तरह का स्थापना नहीं है, तुलसियां नहीं है, ध्वज नहीं है, तो ये समझ जाएंगे कि वो सांस्कृतिक नहीं है। तो यानी क्वेश्चन कह रहा है कि घर देख करके आप बता सकते हैं, तो हाँ, घर देखकर बता सकते हैं कि वो सामाजिक है और सांस्कृतिक है। समझने में कोई दिक्कत? आशा है हम आपको अच्छी तरह समझा पाए होंगे। बस्तियां किस प्रकार नगरों की परिवर्तित होती है। देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बस्तियां किस प्रकार नगरों में परिवर्तित होती है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए, कोई भी बस्ती जो होती है वो नगर में कैसे परिवर्तित होता है, तो नगर में परिवर्तित होने के पीछे का कुछ का रीजन होता है। पहला बात समझो कि मान लो जैसे हमारा ये गांव है, मोहल्ला है, यहाँ की आबादी तकरीबन 4000 हो ही जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब 4000 आबादी अगर हमारी गांव की है, लेकिन ये अधिकांश लोग अभी कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। लेकिन इसी जगह मान लो कोई एक ऐसा सरकारी या कोई भी बड़े हॉस्पिटल का निर्माण हो जाए, या मान लो इस जगह पर कोई शैक्षणिक संस्थान बड़ी आ जाए, या मान लीजिए कोई यहाँ पर रेलवे स्टेशन लग गया, हवाई अड्डा बन गया, है ना। तो अब यहाँ के लोग क्या करेंगे कि गैर कृषि के अलावे मतलब सॉरी, कृषि के साथ साथ में गैर कृषि कार्य ज्यादा करना शुरू करेंगे। अब धीरे धीरे इस क्षेत्र के लोग कृषि काम को छोड़कर गैर कृषि में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। कोई या तो गाड़ियां चलाना शुरू करेगा, या तो कोई दुकानें खोल देगी, कोई छोटा मोटा उद्योग खोल देगा, कोई नौकरी करना, सेवा करना शुरू करेगा। तो इस आधार से, माने इस तरीके से जो है ना, वो क्या करेगा, वह जो है शहर में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा, वो नगर में परिवर्तित हो जाएगा। फिर उस काम के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी शैक्षिक संस्थान हमारे यहाँ खुल जाए, तो क्या होगा कि बाहर बाहर के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे, वो डेरा मकान लेंगे, तो वो धीरे धीरे एक आवासीय क्षेत्र बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और इस तरह से ये एक नगर के रूप में क्या हो जाएगी, तो एक गांव जो है, एक बस्ती जो है, वो धीरे धीरे किस में बदल गई, नगर में। किसके कारण? तो शैक्षणिक संस्थान के कारण, कोई बड़े चिकित्सालय के कारण,
कोई सरकारी कार्यालय के कारण, जैसे हॉस्पिटल हो या मान लीजिए रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो, है ना। अब जैसे मान लीजिए ना, अभी अपने बिहार की स्थिति को ले लीजिए। जैसे कि बिहटा का नाम सुन रहे होंगे, बिहटा 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 बिहटा। ये बिहटा क्या है भाई? तो एक बहुत सारा सुनसान जगह, जंगल है एक तरह से। वहां पर तो अभी कुछ दिन पहले शेर भी निकला है, बाघ, है ना। अब वहां पर हवाई अड्डा पहले से है, लेकिन वो छोटी हवाई अड्डा है। अब उसको क्या किया जाना, डेवलप करने की विचार किया जा रहा है कि पटना की जो हवाई अड्डा है उसको उठा करके वहां पर डाला जाए। लेकिन लगभग वहां से 22 किलोमीटर लगभग होगा पटना हवाई अड्डा से। अब 22 किलोमीटर वहां रेंज में जाएगा जब, तो वहां उसकी हवाई अड्डा बड़ी चौड़ी बनाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर छोटा हवाई अड्डा है, चिड़िया खाना बगल में है, कठिनाई होती है, कभी कभी बर्ड अटैक हो जाता है हवाई में। तो ऐसा योजना बनाया गया है कि वहां पर अब स्थापित किया जाएगा। अब जैसे ही वहां पर स्थापित होगा, तो हवाई अड्डा वहां पर जाएगी, तो आसपास के जो इलाके के लोग हैं वो धीरे धीरे क्या करेंगे, उससे जुड़े हुए कार्य को शुरू करेंगे। कि भाई कोई वहां पर होटल खोलेगा, कोई वहां पर कमरा बनाएगा, जो मतलब उसमें लोग रहेंगे, है कि नहीं। फिर उस तरह से अन्य प्रकार की व्यवसाय, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो एक नगर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। चलिए, यही हमको समझाना था। आगे है नगरों का विकास किस करेगा। अब सोचो कि भाई कोई नगर कैसे विकसित हुआ होगा। तो नगर विकसित होने का यही सब तो कारण है। मेन कारण तो यहाँ पर नगर होने का यही कारण है। जैसे मान लीजिए, जैसे पटना एक नगर के रूप में कैसे परिवर्तित हुआ, एक दिल्ली कैसे नगर के रूप में परिवर्तित हुआ। तो ये वो एक प्रकार का व्यापारिक केंद्र रहा, या तो वो चिकित्सा का केंद्र होगा, वो क्या होगा, किसी शैक्षणिक संस्थान का केंद्र होगा, और वो धीरे 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 वो किसमें बदलते चला गया, नगर में परिवर्तित हो। तो नगर में परिवर्तन होने का कारण, नगर का विकास होने का मेन कारण है वहां पर किसी न किसी प्रकार की सुविधा का उपलब्ध होना। जैसे अपने यहाँ का देख लो, समझ लो थोड़ा सा, कि मान लीजिए एक डॉक्टर, जैसे अपना सरिया पर एक डॉक्टर आके बस गया है, नहीं बस गए, अब वो अच्छी चिकित्सा करते हैं, तो कम से कम 5-7 जिला के लोग उनके यहाँ इलाज कराने के लिए आने लगे। अब वो धीरे धीरे क्या बन गया, एक चौक बन गया। वही चौक बढ़ते बढ़ते क्या बन जाएगा, बाजार बन गया। अब बाजार बनते बनते क्या बन गया, वो एक शहर बन गया। नहीं, तो ये क्या हुआ, क्या हुआ, एक प्रकार का नगर का विकास। तो एक चिकित्सक के कारण, एक चिकित्सक के कारण वो नगर में रूप में परिवर्तित हो गई, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारत में नगरीकरण की विवेचना कीजिए। अब देखिए, प्रश्न कह रहा है आपसे कि भारत में नगरीकरण कैसे हुआ। तो देखिए, भारत में नगरीकरण का खूब विकास तेजी से हो रहा है। अब भारत क्या, दुनिया के हर देशों में इस तरह की बातें हो रही है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं भारत लोग और व्यवस्था, इसलिए हमको चैप्टर पढ़ना है भारत के लोगों के बारे में। तो भारत के लोग जो है वो भी नगर की ओर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारे भारत में नगरीकरण बहुत कम हुआ है। जब 1901 की बात करेंगे, 1901 की बात, जब उस समय हम लोग देखे थे, तो नगरीकरण की संख्या में जो नगर प्रतिशत थी, मात्र 2.5 करोड़ ही लोग नगर में रहते थे। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें 2001 की बात, यानी 100 वर्षों की बात, तो वह कितना हो गया है, 28.54, यानी 5-4 करोड़ हो गया है। और कुल भारत की जनसंख्या का 1/4, यानी 25% से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 1/4 इसको रखिए, नगर में निवास करती है, बाकी फिर भी गांव में निवास करती है। इंग्लैंड चले जाइए, वहां की 78% आबादी कहाँ रहती है, शहरों में रहती है। जितना हम लोग गांव में रहते हैं उतना वो शहर में रहती है, जितना हम लोग शहर में रहते हैं उतना वो गांव में रहती है ना। तो हमारे यहाँ अभी भी नगरीकरण कमजोर है, लेकिन हमको उससे तुलना नहीं करना है, करना पढ़ना ये है कि भारत में नगरीकरण की विवेचना। तो लिखेंगे भारत में नगरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन पहले की अपेक्षा हम लोग सुधार किए हैं, लेकिन फिर भी अभी दूसरे देशों की अपेक्षा हम लोग अभी भी कम है। जब 1901 में जब गणना हुई, तो नगर की संख्या जो थी नगरीय लोग, वो 2.5, और 2001 में हो गया 28.5। आगे है, नगर संकुल की क्या विशेषता है। भाई नगर संकुल का मतलब क्या होता है, भाई नगर संकुल का मतलब होता है नगर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में वृद्धि। जैसे मान लीजिए कोई नगर अगर विकसित हो रही है, तो उसके आसपास का क्षेत्र तो भी वृद्धि हो रहा है ना, केवल नगर तो ही नहीं बढ़ रहा है ना, उसके आसपास की हर चीज बढ़ रही है। तो इसी को कहते हैं नगर और संकुल का वृद्धि, ठीक है ना। माने संकुल का मतलब हुआ आसपास के क्षेत्रों पर ध्यान दीजिए कि नगर के साथ साथ क्या उस क्षेत्र का भी वृद्धि हो रही है, तो हाँ, उस क्षेत्र का भी वृद्धि हो रहा है। जैसे मान लीजिए
एक गांव से 10 किलोमीटर दूरी पर 10 किलोमीटर की दूरी पर एक नगर का विकास हो गया। वहां पर बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए हैं सरकारी में, वहां पर कोई हवाई अड्डा खुल गया है, कोई रेलवे स्टेशन हो गया है, तो उसका प्रभाव क्या वहीं रहेगा? नहीं, उसका प्रभाव हम लोगों तक भी पड़ेगा। यातायात हमसे जुड़ी होगी, फिर यहाँ से लोग आना जाना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे ना ये इस जगह भी क्या हो जाएगा, एक शहर नगर के रूप में धीरे धीरे क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो ये क्या है, संकुल है, नगर के साथ साथ संकुल माने आसपास के क्षेत्रों का विकास का विवरण ध्यान देना। अब आगे चलेंगे हम लोग। आपसे पूछ रहा है, सुनना, प्रक्षिप्त बस्तियां कहां पाई जाती है? प्रक्षिप्त बस्तियां, तो देखिए प्रक्षिप्त का मतलब क्या भी बताए कि एक कोई मुख्य जगह होगी और उसके आसपास में जो है ना छोटे छोटे बस्तियां बसी होगी, इसको कहते हैं हम प्रक्षिप्त बस्तियां। ये हमारे भारत में मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, वहां पर लोग कृषि का कार्य करने के लिए, कृषि मतलब पशुचारण करने के लिए, मतलब ढलान पर लोग जाकर के बस जाते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग कौन बस्ती, प्रक्षिप्त बस्तियां। जैसे मान लीजिए हमारे बिहार के बहुत सारे जो चरवाहा लोग हैं, अपनी भेड़ बकरियां या जो भी चीज है उसको ले लेते हैं और हिमालय के क्षेत्र में चले जाते हैं। वहां कोई पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर बहुत ज्यादा जंगल है, पहाड़ है, ठीक है ना, तो उसी पर क्या करते हैं, अपनी झोपड़ियां 10 20 50 आदमी मिल करके, जैसे आदिवासी लोग बनाते हैं वैसे बना लिए, वहीं पर अपना खाना पीना रहना सोना हो गया, अपना पशु चरा रहे हैं। तो ये क्या है, प्रक्षिप्त बस्तियां हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में खास करके जहां विरल है, जहां पर खास करके पशुचारण की क्रिया होती है, जहां पर मतलब खेती बाड़ी थोड़ी मोड़ी होती है, तो वहां पर कुछ बहुत कम लोग निवास करते हैं। फिर दूसरे पहाड़ पर चले जाइए, वहां देखिएगा 10 20 50 आदमी लोग रह रहे हैं। फिर दूसरे तीसरे पर जाइए तो देखिएगा वहां पर कोई या कोई घाटी के क्षेत्र में नीचे, पहाड़ के नीचे लोग घर बनाकर, पहाड़ के तौर में नहीं जो पहाड़ की ढलान क्षेत्र है ना, ढलान क्षेत्र के नीचे उतरने के बाद घाटी होती है, उसमें लोग बना करके रह रहे हैं, 50 100 लोग वहां पर बसे हुए हैं। तो ये क्या है, प्रक्षिप्त बस्तियां हैं। आगे है, बस्तियां की पंखाकृत प्रतिरूप क्या है? पंखाकृत प्रतिरूप का मतलब हुआ कि पंखा जैसी आकृति, ये कहां देखने को मिलेगी, तो जहां दो नदियां आपस में मिलती है। जैसे मान लीजिए एक नदियां ऐसे आ रही है और एक नदियां इधर से आई और यहाँ पर आकर के मिल गई है। अब मिल गई है ना, तो ये आकृति जो है, ये कैसी आकृति हो गई, तो पंखा की आकृति। वही कह रहा है कि पंखाकृत प्रतिरूप बस्तियां कहाँ है, तो आपको कहाँ मिलेगी, तो दो नदियों के मिलने वाली स्थान पर जब आबादी बसती है तो वो कैसा देखने को मिलेगी, पंखाकृत प्रतिरूप, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन हमारा 10 क्या कहता है, सुनना मेरे भाई। आगे है क्वेश्चन 10, भारत में गांवों के आकार के अनुसार जनसंख्या का विवरण। अब देखिए भारत में गांव के आकार को अगर देखोगे तो सब गांव में क्या एक जैसी आबादी है, नहीं है। सब गांव में अलग अलग आकार की आबादियां देखने को मिलेगी। कहीं जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत ही कम है, किसी गांव में बहुत ज्यादा है जनसंख्या। तो इसके लिए हमने एक किताब से एक ग्राफ नोट किया है। देखिए ये आपने क्या देखा कि यहाँ पर दिख रहा है, ये जो जनसंख्या के अनुसार गांव का आकार, ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर गांव का आकार 200 जनसंख्या वाला जो है वो 1.7 है, 200 से 400 जनसंख्या वाला जो है वो 7.8 है, 500 से लेकर के 999 वाला अगर जनसंख्या वाला है तो ये है। आपने देखा 2000 से लेकर के कितना है, 499, 4,999, यानी 5,000 में कम है। तो यहाँ की जनसंख्या सबसे मतलब इतने गांव की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन 5,000 से ज्यादा वाला गांव, 5,000 से ज्यादा वाला गांव कम है, और 10,000 से ज्यादा वाला गांव की संख्या उससे भी कम है। यानी कि गांव में, सब गांव में एक जैसी जनसंख्या, किसी गांव में 200 जनसंख्या है, किसी गांव में 400 है, किसी गांव में 5,000 है, किसी गांव में 10,000 है, किसी गांव में 6,000 है। तो इस तरह से हमने पूरे गांव का एक नोट आपकी किताब में दिया हुआ था, हमने उस ग्राफ को नोट कर लिया है, जो वहां से हमने लिया है। कोई दिक्कत? तो 10 क्वेश्चन आपने देखा अभी तक, तो आप आगे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सुनिएगा। कह रहा आपसे, उत्तरी भारत में घरों की रूपरेखा को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का उल्लेख करिए। अब देखिए उत्तर भारत में जो घर है ना, उसकी किस दिशा में उसकी दरवाजा होता है,
किस दिशा में उसके कुल देवता होते हैं, है ना, और घर की छत कैसी होती है, घर का आकार कैसा बनाया जाता है। इन सारे चीजों को ना प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जिनमें हमने भौतिक कारक भी देखा था, कुछ सांस्कृतिक कारक है। देखिए, घर जब हम लोग बनाते हैं ना, तब बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग भौगोलिक दशा देखते हैं कि हमारे यहाँ वर्षा कितनी हो रही है। तो वर्षा के हिसाब से छत की बनावट डालते हैं, सबसे पहली बात है। गौर करके देखिएगा कि जहां बारिश कम होती है छत को स्लोपिंग बनाया जाता है, लेकिन जहां ज्यादा बारिश होती है ना, उसके छत को थोड़ा सा तिरछा बनाया जाता है, और जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है उसको बहुत सीधा बनाया, मतलब स्लोपिंग बनाया जाता है, ताकि पानी तेजी से उतर सके वहां से, है ना। तो इस तरह से घर की जो हमारी बनावट है ना, किस पर निर्भर करती है, तो भौगोलिक दशाओं पर। खास करके अब उत्तर भारत की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में हम लोग रहते हैं, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इन राज्य को कहा जाता है उत्तर भारत। अब यहाँ पर क्या होता है कि बारिश लगभग 200 से 250 सेमी बारिश होती है, तो हमारे यहाँ छत को भी उसी तरीके से बनाया जाता है, स्लोपिंग करके। नंबर एक। नंबर दूसरा, हम लोग सांस्कृतिक दृष्टि से घर बनाते हैं कि घर की दरवाजा हम लोग कोशिश करते हैं, या घर का दरवाजा अगर चाहे किसी दिशा में हो, लेकिन कुल ये ध्यान रखा जाता है कि हमारी जो कुल देवता है उसका घर एकदम भंडार कोना में डाला जाए। ये सब क्या हमारी घर के बनावट की कुछ रूपरेखाएं हैं, जैसा हम लोग घर बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 11 में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलते हैं क्वेश्चन 12 क्या कहता है सुनना। परिवहन नगर किसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। परिवहन नगर, तो वैसे नगर जहां मूल रूप से हम लोग परिवहन के लिए आते जाते हैं, उस जगह को ना हम लोग परिवहन नाम की संज्ञा देते हैं। यानी वहां यातायात के लगभग साधन विकसित होते हैं, और हमें चाहे देश विदेश कहीं भी जाना हो तो उस जगह से हम लोग जा सकते हैं, तो ऐसे नगर परिवहन नगर कहलाते हैं। चाहे वो सामान को भेजना हो या खुद मनुष्य को ले जाना हो, तो उसके लिए हम लोग उस जगह का ज्यादा उपयोग करते हैं। जैसे हमारे भारत में अगर केरल की बात करें, तो केरल में एक जगह है कालीकट। उसी तरह से विशाखापत्तनम एक जगह है जहां पर समुद्री जहाजें हुआ करती है, और उससे लोग एक जगह से दूसरे जगह जाया करते हैं। मतलब ज्यादा करके इस शहर का लोग उपयोग किसके लिए करते हैं, परिवहन के लिए करते हैं, तो इसीलिए उसको कहते हैं परिवहन नगर, ठीक है। माने जहां पर गाड़ियां लगी हो, बस, ट्रक, रेल, हवाई जहाज, और उससे हम लोग यात्रा करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, परिवहन नगर है। कोई दिक्कत। चलते हैं आगे। क्वेश्चन 13 क्या कहता है सुनना। भारत में महानगरों के प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। देखिए भारत में रख दो भारत में महानगरों के प्रतिरूप का वर्णन। अब देखिए हमारे भारत में ना कुछ महानगर है, और भारत में महानगर आज से नहीं है, बहुत दिन पहले से है, जिनमें सबसे बड़ा महानगर है मुंबई, जहां की आबादी हमने बताया था आपको 1.64 करोड़ है। आबादी इतनी ज्यादा है। इसके अलावे और सारे महानगर थे, जिसमें पहले 4 थे, जिनमें आपने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई की चर्चा किया था। लेकिन इसके अलावे जनसंख्या, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, सॉरी देश है, तो यहाँ पर नगरों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, महानगरों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, जिनमें पटना है, कानपुर है, ठीक है ना, हैदराबाद है। तो ये सब कुछ नए हैं जो धीरे धीरे किसकी श्रेणी में आ गया है, महानगर की श्रेणी में आ गया है, क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत डेवलप कर रही है। कोई दिक्कत। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर है, मलिन बस्तियां क्या है तथा कहां पाई जाती है। मलिन बस्तियां का मतलब क्या समझते हैं। देखिए जैसे कोई जगह आप जाइए जहां पर बड़े बड़े बिल्डिंग के अलावे छोटे छोटे घर अगर मिलते हैं, तो उसी को कहते हैं मलिन बस्तियां। यानी झुग्गी झोपड़ियां अगर आपको दिखाई पड़े, तो वो क्या है आपके लिए, मलिन बस्तियां है। जैसे आप अपने भारत के चाहे किसी शहर में चले जाइए, क्योंकि यहाँ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली संख्या की ज्यादा है, तो उनके पास पर्याप्त मकान नहीं है, तो झुग्गी झोपड़ियां तो मिलेंगे ही। चाहे वो दिल्ली जाइए, चाहे आप कलकत्ता जाइए, कहीं भी जाइएगा तो आपको इस तरह के मकान देखने को मिलेंगे ही। तो झुग्गी झोपड़ी वाला शहर जो है ना, वो क्या है, मलिन बस्तियां। इसको क्या कहा गया है, मलिन बस्तियां। अब कहाँ मिलता है, तो लगभग पूरे भारत में आपको ये मलिन बस्तियां देखने को मिलेगी। कोई दिक्कत, किसी को डाउट, मलिन बस्तियां क्या है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है सुनना। भारत में नगरों की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। अब देखिए कहता है भारत के नगरों की प्रमुख विशेषता है, तो हमारे भारत की जो प्रमुख नगर है
प्रमुख नगर भारत के, तो जिनमें कहता है भारत के नगरों की प्रमुख विशेषताएं, तो हमारे जितने भी नगर हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात, भारत में अनेक भागों में बटा है और ये काम के आधार पर, नगर जो है किसके आधार पर बटा है, काम के आधार पर। हम लोग चैप्टर में वही पढ़े थे काम के आधार पर नगर, जिसमें हमने कहा था खनन नगर, ऐतिहासिक नगर, शैक्षणिक नगर, प्रशासनिक नगर, नहीं संवैधानिक नगर, है ना, ये सब क्या है, कार्य के आधार पर है। इतना ही नहीं, नगर में आप मलिन बस्तियां भी मिलेगी, यानी कि बड़े बड़े मकान भी मिलेंगे, छोटे छोटे मकान मिलेंगे। और एक नगर में कोई एक काम के लिए नहीं, अनेक काम के लिए भी वो उपयोग में आया जाता है। यही सब उसकी खासियत है। नगर जो है ना, उसकी खासियत क्या क्या है, तो वहां पर अनेक काम के लिए वह अपनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग कौन सी, भारत के नगरों की विशेषता। तो पहला तो काम के आधार पर बांटा गया। दूसरा है कि उस काम में साथ में मलिन बस्तियां मिलेगी, बड़े बड़े बिल्डिंग के साथ साथ छोटे छोटे बिल्डिंग, गरीब लोग भी वहां पर मिलेंगे, और सब अनेक प्रकार की जाति धर्म के लोग मिलेंगे। साथ ही साथ आपसी जो है ना क्या रहेगा, सबके तालमेल रहता है, माने जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, सब मिलजुल करके रह रहे हैं। ये सब क्या हमारा विशेषता है नगरों की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, सुनना। 16 है प्रक्रियात्मक, देखिए तो क्या लिखा हुआ है, क्षेत्र होगा ना, ये गलती लिखा गया है, क्षेत्र होगा, क्षेत्र का क्या अर्थ है। प्रक्रियात्मक क्षेत्र का क्या अर्थ है, इसका मतलब समझो ऐसे कि अगर कोई शहर तुम जा रहे हो तो गौर करना कि केवल एक काम होता है क्या, वहां परिवहन ही होती है, नहीं, वहां व्यापार भी होता है। वहां गौर करना तो छोटे छोटे उद्योग भी होंगे, शैक्षणिक संस्थान भी होंगे, बड़े बड़े चिकित्सा के केंद्र होगा, यानी कई काम एक जगह लगाया जा रहा है। तो इसको कहते हैं हम लोग प्रक्रियात्मक क्षेत्र, यानी एक शहर, एक नगर और उसके जगह पर ना बहुत सारे काम एक साथ में अपनाए जाते हैं, किए जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रक्रियात्मक क्षेत्र। भले हम लोग अगर परिवहन के लिए जा रहे हैं तो हमारे लिए वो परिवहन क्षेत्र है नहीं, लेकिन वहां पर कोई चिकित्सा के लिए गया है, कोई संवैधानिक कार्य के लिए गया है, कोई घूमने की दृष्टि से गया है ना। तो इस तरह से वह एक ही जगह पर, वही कह रहा है, कोई नगर एक काम के लिए नहीं होता है, वह धीरे धीरे व्यापार, उद्योग, प्रशासन, परिवहन इत्यादि का वो क्या बन जाता है, केंद्र बन जाता है। तो यह विविध कार्य को कहते हैं हम लोग प्रक्रियात्मक केंद्र, ठीक है ना, यह क्षेत्र। किसी को दिक्कत, यानी एक ही शहर में अनेक काम एक साथ किए जाते हैं। आगे है कृष्णा और गोदावरी तटीय मैदान का उल्लेख कीजिए। अब देखिए दक्षिण भारत का आपने मैप देखा होगा, इधर से एक कृष्णा नदी है और इधर से एक गोदावरी नदी है ना। अब इसके बीच का क्षेत्र, इसी क्षेत्र में एक हैदराबाद शहर बसा हुआ, याद रखेंगे। सबसे पहली बात कि जो आपसे कह रहा है कृष्णा और गोदावरी, तो इन क्षेत्रों की अगर बात करिएगा तो ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि दोनों जो है नदियां जलोढ़ मृदा लाती है। जलोढ़ मृदा लाने के कारण जब वो अपने क्षेत्र में बिछा देती है तो वहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, नंबर एक विशेषता। दूसरी विशेषता है कि उपजाऊ होने के साथ साथ वह क्या है कि बहुत सारे शहरों का निर्माण करती है। सबसे पहला जो आपने पढ़ा होगा अपने इतिहास में, विजयनगर साम्राज्य यहीं बसा था, विजयवाड़ा यही था जो बड़े शहर है। तीसरा आप अभी वर्तमान का हैदराबाद जो है यही बसा हुआ है, किसके, तो गोदावरी और कृष्णा नदी के द्रोणी जो क्षेत्र है उसी में। क्लियर। तो इसकी खासियत क्या है, तो पहली खासियत है कि बहुत उपजाऊ जमीन है, ठीक है। यहाँ पर बाढ़ भी आया करती है, ऐसा नहीं कि जब गोदावरी और कृष्णा नदी में जब पानी ज्यादा आ जाती है तो यहाँ पर बाढ़ भी देखने को मिलता है, ठीक। चलिए, तो ये थे आपके कृष्णा और गोदावरी नदी के बाढ़ की बात और साथ साथ उपजाऊ मिट्टी की बात। अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है। आगे है भारत में घरों के प्रकार को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए भारत में घर हम लोग किस प्रकार बनाते हैं, फिर से पीछे क्वेश्चन 11 में लगभग सेम क्वेश्चन है, भारत में घरों को प्रभावित करने वाले कारक। 11 नंबर क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा, उसमें कह रहा है उत्तर भारत में घरों के प्रभावित करने वाले जो प्रकार है उसको बताइए। बात तो एक ही है, दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर कर दिया है। चलिए, तो घरों को प्रभावित करने वाले कारक में पहला है भौतिक कारक, यानी हम जो मकान बनाते हैं वो भौतिक के हिसाब से, अर्थात उसकी जलवायु, ऊंचाई, अपवाह क्षेत्र, पानी की कमी देख करके घर बनाते हैं। जहां पर मान लीजिए पानी की सुविधा अच्छी होती है तो हम वहां पर ज्यादा घर बनाते हैं, जहां पानी की कमी होती है वहां पर हम लोग कम घर बनाते हैं, है ना। या मान लीजिए जलवायु जहां पर सम विषम होती है, अगर अच्छा जलवायु है
न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंड, तो हम लोग ज़्यादा वहाँ रहते हैं। जहाँ पर अगर ये सुविधाएं नहीं है तो हम लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं, है कि नहीं। चलिए, सांस्कृतिक कारक, हम जिस संस्कृति को मानते हैं उसके हिसाब से घर बनाते हैं। यानी हमारा जो घर बनता है ना, हम लोग संस्कृति के हिसाब से घर बनाते हैं। डिजाइन का जो है, घर का डिजाइन, अब जो हिंदू समाज के लोग हैं वह अपने घर को हिंदू के डिजाइन से बनाता है, नहीं जो इस्लामिक लोग हैं अपने घर को मस्जिद के हिसाब से इस्लामिक बनाते हैं। तो सब घरों के बनाने के अपने अपने क्या है, तरीके हैं। चलिए आगे है ऐतिहासिक कारण। अब देखिए, हम लोग इतिहास में पढ़े हैं कि हमारे भारत पर बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुआ करते थे, तो हम लोग जो घर बनाते थे तो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, तो अभी भी हम लोग घर उसी तरीके से बनाते हैं कि कोई बाहरी आक्रमण हमारे घर पर न हो, यानी चोरी डाका न हो। इसलिए हम लोग घर को काफी क्या करते हैं, सेफिंग करके बनाते हैं, ताकि इस पर किसी तरह का कोई आक्रमण न हो। तो ये सब घर बनाने का क्या है, प्रतिरूप है, आकार है, जो हम लोग ऐसे बनाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सुनना। भारत में ग्रामीण बस्तियों के वितरण प्रारूप की विवेचना। अब देखिए, ग्रामीण बस्तियां की जो वितरण है, वितरण का मतलब कहीं ज्यादा और कहीं कम, इसका मतलब कहीं ज्यादा और कहीं कम। अब पूरे भारत की बात करो तो क्या सभी राज्यों में एक जैसी जनसंख्या है, नहीं है। आप देखेंगे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, तो आप वहां पर जनसंख्या ज्यादा आपको मिलेगी। उधर चले जाइए केरला, तमिलनाडु में जनसंख्या ज्यादा मिलेगी। लेकिन आप बगल में ही चले जाइए झारखंड, वहां जनसंख्या कम है। अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, नागालैंड चले जाइए, जनसंख्या कम है। तो इसका कारण क्या है, यही पूछ रहा है आपसे, क्या कारण हो सकती है। तो देखिए, जहां की जलवायु आपको सब मिलेगी, जहां अच्छी कृषि मिलेगा, आर्थिक साधन मिलेंगे, तो ऐसे जगहों पर जनसंख्या क्या है, बहुत ही ज्यादा है। और जहां पर ये सब सुविधाएं नहीं है तो जनसंख्या वहां पर क्या है, कम है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में जलवायु, आर्थिक क्रियाकलाप, सांस्कृतिक, सुरक्षा, ये सब हमारी प्रभावित करती है। जहां पर सुरक्षा नहीं है वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। मान लीजिए, चाहे प्राकृतिक कारण से हो या किसी कारण से हो, अगर जहां पर हमारी जान माल चली जाए तो हम वहां पर क्या करेंगे, रह करके रहेंगे। आपने पीछे हिंदी में पढ़ा होगा, 11वीं की हिंदी में है, नहीं, जो एक लेखक है, कौन है उनका नाम जी, जो कोसी नदी के कारण वो चले जाते हैं, नाम याद नहीं आ रहा है लेखक का नाम। तो वो कोसी क्षेत्र को चले छोड़ करके चले जाते हैं। जब कोसी में बांध बन जाती है तो वापस वो आ जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये क्या है, सुरक्षा जहां पर है वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं, जहां सुरक्षा नहीं है वहां पर नहीं रहते हैं। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा 20 बच गया है, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है अपने क्षेत्र के कस्बे या नगर का निरीक्षण कीजिए, उसके मध्यवर्ती व्यापार क्षेत्र का पहचान कर इसके बारे में एक संक्षिप्त। अब कहता है आप अपने आसपास में जाइए, ये अपने मन से लिखने का क्वेश्चन है, किताब की भाषा में नहीं है। आप अपने किसी आसपास में जाइए और वहां के क्षेत्रों का अध्ययन करिए और पता लगाइए कि वहां व्यापार क्षेत्र की पहचान करिए। तो आपको क्या पता चलेगा। तो हमने ऐसा किया, हमें मुझे एहसास हुआ कि जहां की आबादी सघन है, जहां पर जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वो व्यापारिक दृष्टि से बहुत आगे है। लेकिन जिस क्षेत्रों में इस तरह की बातें नहीं है, यानी जनसंख्या वहां डेवलप नहीं है, बहुत मतलब कम है, तो वहां पर जनसंख्या मतलब व्यापार होता ही नहीं है, बहुत कम व्यापार होता है। जैसे आप मान लीजिए, आप जहां पर ज्यादा जनसंख्या है वहां पर आप किसी चीज की दुकान खोलिए, कोई चीज बेचिए, तो आपको ज्यादा बिकेगा। लेकिन जहां जनसंख्या नहीं है वहां पर ज्यादा नहीं बिकेगा। क्यों, क्योंकि प्रयोग कौन करता है, जनसंख्या करता है। तो हमने कुल मिलाकर के एवरेज निकाला कि व्यापार क्षेत्र की पहचान, तो हम उस जगह पर व्यापार करेंगे जहां की जनसंख्या ज्यादा हो। क्लियर। तो ये थे हमारे छोटे छोटे 20 क्वेश्चन। हमारी तबीयत सही नहीं है, जिसके कारण थोड़ी सी जल्दी जल्दी हमने बता दिया। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।